नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अ डे विद सेलिब्रिटी में। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक हार के ना रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। कुछ कर दिखाने का हौसला, हिम्मत, लगन, ये सिर्फ उम्र और तजुर्बे के मोहताज नहीं होते। और इसी की मिसाल हैं आज की हमारी मेहमान। वो एक महिला योद्धा हैं जो सालों से आपका और हमारा ध्यान सामाजिक मुद्दों की ओर खींचने की कोशिश में लगी हैं। आज हम उनसे उन्हीं की ये सोच और कोशिश के बारे में बातें करेंगे, लेकिन आइए पहले देखते हैं उनकी एक झलक। भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को संरक्षित करने की लगातार कोशिश करने वाली महिला योद्धा हैं रमा पांडे। जोधपुर में जन्मी, जयपुर में पली बढ़ी छोटे शहर की लड़की अंतर्राष्ट्रीय ऊंचाइयों तक पहुंची, जिसने भारत की रोमिंग कल्चर एम्बेसडर बनकर देश का नाम रोशन किया। जयपुर से बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू करने वाली रमा पांडे आज रमा थिएटर, नाट्य विद्या और मॉन्टेज फिल्म्स की संस्थापक हैं। रमा पांडे फिल्म और थिएटर की एक जानी मानी हस्ती हैं। एक प्रसिद्ध लेखक, एक सांस्कृतिक व्यक्तित्व और एक्टिविस्ट हैं। रमा पांडे युवाओं और महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर धारावाहिक और फिल्में बनाने में एक चैंपियन के रूप में जानी जाती हैं। महिलाओं के वजूद को नया रास्ता दिखाने वाली, पुरुषों के वर्चस्व के बीच कलाकार, कवि, अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और पत्रकारिता जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाली रमा पांडे अपनी मेहनत और लगन की वजह से सभी महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल हैं। आज की ये हस्ती फिल्म्स और सीरियल्स बनाने में तो चैंपियन है, पर विशेष रूप से जनता को सामाजिक मुद्दों पर सॉल्यूशंस पाने में मदद करती हैं। तो आइए स्वागत करते हैं फिल्म और थिएटर की जानी मानी हस्ती, अ वेल नोन ऑथर, पोएट, एक्टर, आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डॉक्टर रमा पांडे। नमस्कार से भी पहले नमस्कार उस जमीन को करूंगी जिसकी मैं बेटी हूँ। तुमने मेरा इतना बड़ा परिचय दिया, पर देखने वालों, इन्होंने ये नहीं बताया मैं इस दूरदर्शन की बेटी हूँ जी। और मेरा सबसे बड़ा परिचय यही है। सब कुछ यहीं से हुआ, फिल्म, कला, जो तुम पूछने जाओगी जी। आओ बैठते प्लीज हैं। मैम। सब देखने वालों को बहुत प्यार भरा नमस्कार। आई लव यू ऑल। चलिए, बाल कलाकार के रूप में शुरू हुआ ये सफर आज भी पूरी लगन से जारी है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? तुमने मेरे आने से पहले एक शेर सुनने वालों के लिए पढ़ा जी। उसी के बरक्स, उसी के मुकाबले एक शेर मेरी जिंदगी का हासिल है, वो तुम्हें सुनाने कविता की लाइनें हैं। सब सुनने वालों को भी मालूम हो कि तुमने पूछा कि बाल कलाकार से लेकर अब तक ये सफर जारी है। बिल्कुल। तो कहना ये है कि पथिक थक गया है, डगर कब थकी है, हृदय थक गया है, नजर कब थकी है, किसी सिंधु के माझियों से तो पूछो, समंदर थका है, लहर कब थकी है। तो मैं न कभी थकी, और ये जो समंदर है, ये कला का, ये मेरा जीवन है। जिस दिन मैं थक जाऊंगी, मैं पूरे ऊपर भगवान जी के पास जाके ड्रामा करूंगी जी। मगर जब तक सांसा तब तक आशा। शायद मैं पैदा ही मुंह में माइक लेकर, आंखों में कैमरा लेके हुई थी। तो मैं हुई माइक और कैमरा की बेटी। जब मुझे माइक से छठी क्लास में इंट्रोड्यूस कराया गया, क्योंकि मैं बहुत बतौकड़ी थी, जो कि अभी तुमको प्रोग्राम में भी मालूम पड़ जाएगा। और मेरी हिंदी टीचर डॉक्टर द्रौपदी भटनागर को ये लगा कि इस बच्चे की सबसे बड़ी काबिलियत है कि इसको माइक के सामने खड़ा कर दिया जाए। तो देखने वालों, उस दिन जो उन्होंने माइक पकड़ाने की भूल की ना, वो दिन और आज का दिन हम तो हटे ही नहीं माइक के आगे। हम तो बराबर कैमरा और माइक लेके ही खड़े हैं। मैं ऊपर वाले की और चाहने वालों की जो दिल में रखते हैं, शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से कि ये मेरी कला को, चाहे वो मैं लेखक हूँ, चाहे मैं थिएटर कर रही हूँ, चाहे मैं सीरियल्स बना रही हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज कर रही हूँ, हर एक तरह से उन्होंने सराहा। और एक घोड़ा क्या करता है, पीठ थपथपाने की जगह गाजर खिला दो। कलाकार क्या करता है, ताली बजा दो, बस
फिर नाचता ही रहता। जी जी तो बस वही बात। तो आई एंजॉयड माई जर्नी एंड आई एम एंजॉयिंग माई जर्नी एंड आई प्रे टू गॉड कि ये जर्नी ही हो जिसके बाद वो ले जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम इसमें आपकी फैमिली का क्या रोल रहा? आई कम फ्रॉम ए वेरी कंजर्वेटिव फैमिली। मैं सामंती परिवेश के घर से निकली हुई लड़की हूँ और राजस्थान में पैदा हुई, राजस्थान में बड़ी। तो इनको, हमारे देखने वालों को तो एहसास भी नहीं होगा कि जिनकी बुआ अपने फाटक पे खड़ी हुई तो बाबा ने बुआ की टंग खींच ली तो बेचारी नीचे गिर पड़ी, तो सारी जिंदगी थोड़ी थोड़ी लड़खड़ाती रही। तो ये वो घर था कि लड़कियां बाहर नहीं झांका करती थी, और राजस्थान में तो सवाल ही नहीं। पर माँ मेरी चूंकि इलाहाबाद लखनऊ की थी, उनको लगता था कि लड़कियों को आगे आना चाहिए। माँ ने बहुत सपोर्ट किया और माँ को लगा कि लड़कियों के व्यक्तित्व की खिलावट चंद्रमा की कलाओं की तरह तभी आती है जब वो कुछ पढ़ें, कुछ अभिनय करें, कुछ संगीत सीखें। माँ ने ही सितार दिलवाया, माँ ने पापा से लड़ लड़के, काका जी से लड़ लड़के थिएटर में जाने दिया। उस जमाने में जयपुर में लड़कियां थिएटर में नहीं जाती थी। उस समय आपका मतलब चरित्रहीन आप हैं ही, क्योंकि आप ड्रामा करती हैं। अब लड़के फड़के कोई जिंदगी मायने नहीं रखते, आप ड्रामा करती इसलिए आप चरित्र है नहीं और कैरेक्टर। ऐसे माहौल में जवान सुंदर तो मैं थी जी, तो अभी भी हैं। तो ऐसी लड़की को ले जा करके थिएटर में खड़े तो लड़के भी कहते थे। और हमारी अम्मा की जेठानियाँ जिनके बच्चे नहीं थे, वो हमारी माँ को ताना मारा करती थी और कहती थी कि पाल पाल होंगी तुझको काल। तो बाबा हम काल तो नहीं हुए अम्मा की, कला जरूर हो गए। तो हम जो कला हुए तो वो बढ़ते ही चले गए। छठी क्लास से जो मैंने वाद विवाद शुरू किया तो मैं एमए फाइनल तक, यूनिवर्सिटी लेवल तक, ग्लोबल लेवल तक मैंने कभी कोई किसी भी वाद विवाद में द्वितीय स्थान भी नहीं पाया। प्रथम स्थान की जिसको खून मुंह में लग गया ना, तालियां सुनने का, तो बस वही राह चलती रही और वो राह मेरी हो गई। जो ये उतार चढ़ाव रहे, आपने जिक्र करा कि उस जमाने में उस और आज के समय में तो खैर जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या सिर्फ एक औरत होने की वजह से ये उतार चढ़ाव रहे या और भी कुछ बाधाएं रही? दुनिया में सबसे बड़ी वजह औरत ही है। एडम की ईव को कभी ड्रामा करने की इजाजत नहीं थी, सेब खाने की इजाजत थी। तो आप सेब खा सकते हैं लेकिन ड्रामा नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक औरत होना, सुंदर लड़की होना और 7 लड़कियों में से एक बीच में सैंडविच होना, और उससे भी बड़ी बात ब्राह्मण घर की लड़की होना, और लास्टली आपको वो अर्थ कमाने का साधन नहीं था। और घरों में उस जमाने में लड़कियों की कमाई नहीं खाने का प्रावधान था कि ये पैसा घर नहीं आना चाहिए। मुझे रेडियो ने ट्रेन किया आवाज में, डिक्शन में, प्रोनाउंसिएशन में। अब आज के तो सब लोग ऐसा बड़बड़ बड़बड़ बोलते हैं, तो उनकी तो बात में ना कहीं कॉमा है, ना कोई पूर्ण विराम है, ना बात के अंदर अंडरलाइन है। लेकिन हमको भाषा का लालच थी और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं चारों मीडियम से निकल के आई तब रमा पांडे बनी। चेहरे के उतार चढ़ाव कैमरे के कुछ और हैं और थिएटर के कुछ और। रंगमंच आपसे कुछ और मांगता है। रंगमंच मेरी बड़े बड़े हाथ मांगता है और मेरी बड़ी बड़ी अदाएं मांगता है और मेरा बड़ा बड़ा बोल मांगता है। जहाँ की कैमरा वाले अगर मैं ये करूँगी तो कहेंगे अब आप जो हैं बिल्कुल पारसी थिएटर करने लग गए रमा। छोटा छोटा बोलिए कि जो कुछ भी साहिर साहब का शेर है उन्हीं को याद करते हुए आपके सामने पेश करती हूँ। दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूँ मैं। तो मैं उनको चारों विधाओं के अंदर सिखाती हूँ और चारों विधाओं में काम करना चाहती हूँ। तो आई वॉज वेरी लकी दैट आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी। फिर वहीं से मुझे स्कूल वालों ने देखा कि बड़ा ड्रामा करती, इतनी आवाज़ निकालती, अब इसको थिएटर में डालो। तो मैं स्कूल थिएटर से शुरू हुई। कॉलेज तो मेरा इंतज़ार ही कर रहा था। वो घर आया हम 5 बहनों को लेने कि बच्चियां और कहीं नहीं जाएंगे। मैंने स्कूलिंग की महाराजा स्कूल से और इस कॉलेज किया महारानी कॉलेज से। तो महाराजा महारानी तो मेरे खून में बसे हुए। अभी आप बात फैमिली की कर रही थी मैम, आपके लिए एक स्पेशल मैसेज लाए हैं किसी खास से, प्लीज। रमा पांडे एक ऐसा अथाह गहरा सागर है जिसे अपने पहाड़ी नदियाँ या झरना होने का भ्रम है। 70 के दशक में साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी विमल मित्र की धारावाहिक काजल में घास पर लेटी एक सुंदरी का रूप कई हफ्तों हर एक हिंदी भाषी घर में बस गया था।
फिर ये जयपुर की सुंदरी दिल्ली में प्रकट हुई और दूरदर्शन का चर्चित चेहरा बन गई। लोगों की आंखें आपकी लार्जर देन लाइफ, ओवर द टॉप बिंदिया, गोटे, कशीदाकारी और जरदोजी की बाहरी चमक से चाहे कितनी भी चौंधिया जाए, आपका सानिध्य रमा बहन अंतर्मन को गरमा देता है और हृदय को ठंडक पहुंचाता है। ये कहाँ से आपने मैसेजेस मंगवा लिए? मैम आपके काफी फेमस प्लेज हैं, अशर का दिन, शुतुरमुर्ग, काफी सारे ऐसे प्लेज हैं। इनमें से आपका सबसे प्रभावशाली और यादगार रोल कौन सा रहा? सबसे मन के नज़दीक कांचनरंग है, शंभू मित्रा का, जिसमें मैंने एक उस जवान नौकरानी का रोल किया था जो सिर्फ और सिर्फ प्रेम में विश्वास रखती है जी। और जिसका प्रेम उसका नौकर दोस्त वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से छीना जाता है, जी। इसीलिए कांचनरंग उसका नाम है। और सबसे पहले प्ले आदमियों के साथ, उससे पहले बताऊं कि मैं बहुत लड़का बनती थी, बिकॉज मैं इतना ज्यादा मुझ में शिव जी। पार्वती दोनों हैं जी। तो मैं आधी मर्दाना हूँ। तो मैं कॉलेज में भी मैं ही स्काउट थी और मैं चूंकि एनसीसी वैसी थी तो मुझे लड़का बनाती थी। तो पृथ्वीराज कपूर जी आए और उस समय शायद फिल्म राजकुमार की शूटिंग चल रही थी, तो उन्हें बुलाया गया एज अ चीफ गेस्ट। अपना प्ले था चोरों को आना चाहिए। जी। उसमें मैं जो थी एक लड़का बनी और मैंने आवाज़ बिठाकर उसकी एक्टिंग करी। तो जब उस कंपटीशन के अवार्ड्स हुए तो पृथ्वीराज जी खड़े हो गए और अपनी बैठी हुई आवाज़ में कहे, हिंद तो मेरी बहुत ही मुश्किल हो गई, अब मैं किस तरह की इसको आवाज़ दूँ। बेस्ट लेडी की तो रमा आती नहीं और बेस्ट जेंट्स में रमा है नहीं, जी। तो ये अवार्ड किसको दिया जाए, इसको क्या कहे। फिर उन्होंने एक स्पेशल अवार्ड रखा फॉर बीइंग एबल टू पोर्ट्रे ए मैंस रोल एज द वुमन। जी। उसमें पृथ्वीराज जी मुझे दे रहे हैं, काला कोट पहने हैं, वाइट मफलर पहने हैं। तो फिर उनके साथ मैंने एक गाना सीखा, तो बोले तू मुझे दोनों आवाज़ हमें गा के सिखा पंजाबी में, जी। दिखा तब मैं जानूँ हाँ। तुझे। तो मुझे अब तक वो गाना याद है और वो गाना था माहिया में लौंग गवाई आई। तो उसमें एक लाइन जो है वो आदमी गाता है, तो उन्होंने कहा ये आदमी वाले है, तो मैं सिर्फ 2 लाइनें तुमको सुना रही हूँ। जी। माहिया में लौंग गवाई आइया, माहिया में लौंग गवाई आइया, गोरी के तही लौंग गवाई आइया, गोरी के तही लौंग गवाई आइया। अरे माहिया में नमज छुड़ाई आइया, माहिया में, अरे माहिया में नमज छुड़ाई आइया, गोरी के तही नमज छुड़ाई आइया। पृथ्वीराज जी लोट पोट हो गए क्या और बात कहने है। लगे, जा मैंने तेरे पैर छुए, मल्लिका तू ले जा अवार्ड। एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट इंसिडेंट। जी। अब आपको हम एक बहुत ही खास मेहमान से मिलवाने वाले हैं और जो कि आपसे मिलने स्टूडियो आए हैं। यहाँ जी बिल्कुल। अब किसको ले आई यार, लंदन से आइए, तो उसको पकड़ ले। स्वागत करते हैं। ओह माय गॉड, ये तो दूरदर्शन, मुझे सब दूरदर्शन खुद आया। But so sweet of you, so sweet of you. My Thank you, pleasure, thank you, my thank you. pleasure, darling. स्वागत है मैम आपका। जी जी। प्लीज। नहीं, ये वन ऑफ द आइकॉन्स को मिला रही हो मुझसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो बिल्कुल मच। मैम। नहीं, आप ना बोलें, आज हमारा वक्त है कि हम बिल्कुल। इनके बारे में कुछ जी। कहें। ये दूरदर्शन की बेटी हैं, हमारी कोलीग हैं, तो बहुत शुक्रिया दीदी, आपने हमें मिलवाया। Yeah. और अब आज बैठते हैं और शेयर करते हैं कुछ बातें। मैम आप एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं, तो ये दोस्ती की शुरुआत एक ही काम, एक ही फील्ड में होने की वजह से रही या कुछ और वजह रही? सलमा जी हैं ही ऐसी शख्सियत, मेरी इनकी बहुत सारी चॉइसेस एक सी हैं। ये आपको बहुत कम पता होगा, ये बहुत ही ज़हीन है और बहुत पढ़ी लिखी और बहुत गहरी हैं। जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही अंदर से गहरी, और बहुत कम ऐसा होता है कि खूबसूरती और गहराई एक साथ मिले। तो मैं इनकी जैसे जैसे सालों साल हम एक ही मेकअप रूम में बैठते थे, ये भी जी। न्यूज़ पढ़ती थी, मैं भी न्यूज़ पढ़ती थी, हम धीरे धीरे खुलते गए और एक पौधा हमारे बीच में पनपा जिसका नाम था दोस्ती, और वो धीरे धीरे खिलता गया। औरों की दोस्ती शायद न्यूज़ रूम से निकल जाने के बाद या न्यूज़ पढ़ने की छोड़ देने के बाद
खत्म हो जाती होगी। हमारी दोस्ती ने तो वो अपने उरूज पे ही तब आई जब हम लोगों ने दोनों ने न्यूज़ पढ़नी छोड़ दी, और जी। उसके बाद हम ज्यादा एक दूसरे को जानने लगे। आगे इनसे पूछिए। मैं तो कहूंगी कि मैं इनके खुद मुरीद हूँ। बहुत शुक्रिया। देखिए कितना अच्छा हुआ, मुझे नहीं पता था अपने बारे में कि मैं ज़हीन भी हूँ, और बहुत समझ, शुक्रिया रमा। लेकिन मैं कहूँगी कि ज़िंदगी में एक अजब इत्तेफाक होता है कि आप लोगों को बहुत जानते हैं और फिर भी आप ये कहें कि उनको नहीं जानते। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि रमा के साथ हमने इतना अरसा गुजारा और बहुत मज़ा किया, काम भी किया, पता चला भाई इनकी क्या क्या खूबियाँ हैं। लेकिन रमा का एक दिमाग में मेरी एक शक्ल थी कि एक बहुत मस्त, जिंदा दिल, खुश मिजाज, बहुत टैलेंटेड इंसान है। इन्होंने मुझसे कहा कि सलमा मेरा एक प्रोग्राम है, मैं शायरी भी करती हूँ, पोइट्री लिखती हूँ, और तुम उसमें आना। मैंने कहा अच्छा मैं आऊँगी। इनकी कविता सुनी, और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि जो इंसान इतना खूबसूरत लिख सकता है, जो किसी के दुख को या दुनिया में जो कुछ हो रहा उसको इतने गहराई से महसूस करके अपने कलम से उतार सकता है, वो इंसान खुद अंदर से कितना संपन्न होगा, मतलब उसकी रूह कितनी अच्छी होगी। तो फिर इनका ये सरापा और ये जो इनकी नई एक खूबी मुझे पता चली, उसने मुझे वाकई इनका एडमायर बना दिया। और ये मैं बहुत दिल से कह रही हूँ कि ये इतना अच्छा लिखती हैं, और मुझे लगता है कि कलम तो चलता है बट दिल उसमें ज़्यादा काम आता है। बिल्कुल। एक ऑथर बनने का सोच कहाँ से, ये कहाँ से आई? ये रोग पांडे खानदान के हर लड़की को था कि कभी जरा सा उदास हो तो बैठ जाओ छत पर, एक डायरी ले लो, उस पे डायरी लिखना। उसमें लिखती थी। जी। तो ऐसी भी मैंने पोइट्री लिखी, एक सुनेपन की राह गई, ये दिन कटते कट जाते हैं, बालू के फैले टीलों पर कुछ चित्र बने मिट जाते। जी। तो ऐसी भी पोइट्री लिखी। हाँ, और जैसा कि देख रहे हैं आप दोनों ही पोल्स अपार्ट हैं। जितना आप जिंदा दिल हैं उतना ही सलमा जी शांत हैं। तो क्या ये एक अच्छा रीजन है दोस्त होने का कि मैम बोलें, आप सुने और फिर अपने इनपुट्स दें? देखिए ऐसा है कि इसी प्रोग्राम में सारे राज नहीं खुलेंगे। जी। हाँ, रमा जी की शख्सियत ये है, ये अंदर से क्या है इनको पता है। सलमा जी बहुत सोबर हैं, शांत हैं, तो ये तो फिर बात की बात है। नहीं, वैसे भी ये अपोजिट्स ऑलवेज अट्रैक्ट। यस, जैसे कि रमा जी सामाजिक मुद्दों को सामने लाने की हमेशा कोशिश में रहती हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? सामाजिक मुद्दे बहुत हैं लोग उसके, लेकिन जिस लगन से, जिस जज्बे से, जितना बेबाक होके रमा बोलती है, उसके लिए बहुत सच्चा और हिम्मत वाला होने की ज़रूरत है। और मैंने देखा कि कितनी मुद्दों को ही लेती हैं। जी। रमा की शख्सियत ही दबंग है, तो शेरनी है। और आप बहुत ही सलीके से अपने आर्ट के थ्रू आईना दिखा जाते हैं समाज को। भारत का नागरिक होने के नाते हर समस्या मेरी भी है, जी। और उसके बारे में मैं मुंह में गुड़ डाल के नहीं बैठ सकती। बिल्कुल। ये मेरी आदत है। कोई बुलाए चाहे न बुलाए, आप खड़े हो जाओ और मोहल्ले की पंचायत में भी अपनी राय दे दो। ये हमारी अम्मा बड़ी नाराज होती थी, बोले इनसे सबसे वो कहती थी अच्छी, आई वाज नाइसली हम्टी डम्टी काइंड ऑफ अ पर्सन। अम्मा कहती थी ये भी कहावत इन पर बेकार गई कि काजी जी दुबरे शहर अंधे से। हमारे काजी जी तो दुबरे भी नहीं। And now there is someone else who wants to say something on this communication. मैं रमा पांडे, I celebrate my being. मैं अपनी होने का उत्सव मनाती हूँ। मैं खुद ही एक जलसा हूँ। ऐसी लिबर्टी मैं ही ले सकती हूँ क्योंकि रमा जी हमारी बड़ी बहन है, और वो उनका कॉन्फिडेंस जो है अपने मामले में बहुत ज्यादा है। वो उन्होंने मेरे कई 200 से ज्यादा शोज का कंपेयर भी किया है, मास्टर ऑफ सेरेमनी। तब वो कहती थी, उनकी 2-4 लाइनें पक्की होती थी कि सूरज को दिया दिखाने से क्या फायदा, इत्र को इत्र कहने से क्या फायदा। तो मैं यही रमा जी के लिए कहूंगी कि सूरज को दिया दिखाने से क्या फायदा, इत्र को इत्र कहने से क्या फायदा। लेखिका भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, टेलीविजन भी, सारे मीडियम पे उन्होंने काम किया है। जवानी से लेके आज तक जो उनकी जीवंतता है, जो जिंदा दिली है, उनकी उम्र की महिलाओं ने रिटायरमेंट ले लिया, पर रमा जी का सजना सवरना बोलना
आज भी जो है उसमें एक उत्साह है, एक जलसा है, एक सेलिब्रेशन है। मैं नतमस्तक हूँ आपकी रमा जी में। लवर पहली बार नतमस्तक हुई है। जी चलिए हो गई है। सलमा मैम, आप कुछ शो से पहले कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं कहना नहीं चाह रही थी, बल्कि मैं इजाज़त लेना चाह रही हूँ आपसे भी, और ख़ास तौर से रमा जी से, कि अगर मुझे इजाज़त दें। हालांकि इतना अच्छा लग रहा है, जानने को जी नहीं चाह रहा, लेकिन कुछ ज़रूरी काम है रमा। अगर इजाज़त हो तो मैं फिर बहुत शुक्रिया, दूरदर्शन का बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए। कि हमें इनसे मिलने का मौका मिला और उनके बारे में जो दिल में वो कहने का मौका जी। मिला, तो हमारा भी दिल कुछ हल्का हो गया। किस दिल से तुम्हें जाने दें। थैंक यू जी। सो मच फॉर कमिंग, वेरी वेरी काइंड ऑफ यू, वेरी काइंड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। और थैंक यू सो मच। जाते वक्त कुछ कहना अगर है तो इनके बारे में आप आगे आए। जी। ये इनके बारे में एक चलचित्र एक शेर याद आ गया है कि जो इनके शेर। बारे में बहुत मौजू है कि हम खुद तराशते हैं मंजिल के संगे राह, आह। हम खुद तराशते हैं मंजिल के संगे राह, हम वो नहीं है जिनको जमाना बना गया। क्या क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ऑल द बेस्ट। थैंक Thank यू you, सो मच, thank थैंक यू you. सो मच, थैंक यू सो मच। मैम, आपकी किताब लल्लन मिस एक सच्ची कहानी पर आधारित है। जी। इसमें आपने समाज की कड़वी सच्चाई सामने लाई। इसकी प्रेरणा क्या थी? इसकी प्रेरणा और ये मेरी जिंदगी का सिग्नेचर वर्क है। जी। ट्रांसजेंडर्स में जिस तरह से मैंने इसको अप्रोच किया अपने साथ, जी। ऐसा किसी ने अभी तक कोशिश नहीं की। तो बहनें होती रहीं और ये बेचारे जिन्हें आप ट्रांसजेंडर्स कहते हैं, हिंजड़े कहते हैं उनको, तो हमारे घर में ये कहा जाता था कि भाई लड़कियां हुई हैं, हम नहीं नचाएंगे। फिर फाइनली जब लड़के हुए, पीयूष पांडे और प्रसून पांडे, तो हमने इनका असली रूप देखा और देखा कि इनको कितना लिया दिया जाता है। इनको मोहरें तक दी गई थी, जी। अद्भुत नृत्य करने वाले। तो मैंने ऐसा कहा कि मैं इनके जैसा नाचना चाहती हूँ। तो मेरी बुआ ने एक थप्पड़ दिया मुझको कि इतने दिनों बाद लड़का हो तो छक्का होना चाहती है। और फिर मुझे लगा कि जिनको इतना मान मिला, मुहर मिली, उनका नाम तक नहीं लिया जा रहा, हमको थप्पड़ मारा जा रहा है। तो एक मन में एक शंका पैदा हुई कि आखिरकार समाज का कौन सा हिस्सा है ये सच्चाई मुझे खाती थी। तो भिकाजी कामा प्लेस के पास एक इतनी अच्छी सुंदर ट्रांसजेंडर मिली, उसका नाम था सोनल, और वो मेरे पास आई और उसने पहले ही मुझसे कहा, कोकिला तुम कितनी सुंदर लग रही हो। कोकिला मेरी नानी का नाम है। तो मैंने सोचा इसको कैसे पता मेरी नानी का नाम। तो मैंने उससे पूछा तो मेरी नानी का नाम कैसे जाने। बोले तुम्हारा नाम कोकिला ही हो सकता और कुछ हो नहीं सकता। ये एक अच्छी देह की लड़की को, सुंदर लड़की को एक हिजड़ा मिली दोस्ती करने के लिए, बट नो, शी इज माई फ्रेंड। जब भी हम वहां से निकलते मैं 100 रुपया उसको पकड़ाती थी और वो मेरे 100 रुपए के इंतजार में नहीं खड़ी रहती थी, वो वहाँ खड़ी रहती थी, उसका अड्डा था। फिर मैंने उनका शोषण देखा, कैसे पुलिस उनके साथ उनका देह का शोषण करती है, उनके पैसे का शोषण करती। तो मेरा मन अंदर से बहुत कसमसा रहा था। तो मैं उनके बारे में लिखना चाहती थी। वो थी लल्लन मिस। ये एक उस हिंजड़े की कहानी है जो समाज के अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहती थी। 2 बार उसने स्कूल खोला और 2 बार समाज के घिनौने लोगों ने बहुत मारा पीटा, तो दोनों किडनियां खराब हो गई, मरी की हालत में हो गई। माँ सरस्वती मदद करती है। मैं लल्लन से तब तक मिली नहीं थी, पर उस रात मुझे माँ सरस्वती ने कहा, इसकी कहानी पकड़, इसकी बात कर, इससे इसके थ्रू समाज की बात कर। ये लोग कहाँ जाएंगे, इन्हें क्यों दुत्कारा जा रहा है, ये किसकी भूल है, इनका क्या कसूर है। तुम किस मुंह से, तुम अंधा पाल लेते हो, तुम गूंगा पाल लेते हो, तुम लंगड़ा पाल लेते हो, इन्होंने क्या किया जो तुम कचरे के डब्बे में फेंक के आते। फिर इस कहानी ने जन्म लिया और 10 दिन में रातों जग करके हमने 20 दिन में वो प्ले तैयार। जब हमने प्ले किया लल्लन में, तो भीड़ उमड़ी। कोविड के बाद ये पहला था और रोते हुए गए। स्टैंडिंग ओवेशन 3 मिनट का हमको मिला। आखिरी सवाल मैंने वही किया जो तुमसे कर रही हूँ, और मैंने सबसे कहा कि एक सवाल आपसे करना है कि ये बताओ कि अगर आप ऐसे होते तो क्या होता। नहीं, आप तो हो ही नहीं सकते हो। समझ लो वो बच्चा आपका होता तो जी, क्या। बिल्कुल। अच्छा, आपका बच्चा भी नहीं हो सकता। अच्छा, आप नहीं हुए, आपका बच्चा नहीं हुआ, तो जो किसी और के हुए उनको कूड़े में फेंकने का समर्थन किस मुंह से करते हो।
अब आपसे मिलने के लिए हमारे स्टूडियो में एक और खास मेहमान आए हैं। जी, बिल्कुल। आप किसको लाए Please, दिखा? देखिए। कमल भैया क्या बात है, आप क्या इतना बात सब है, कुछ हाँ? जोड़ के कहाँ से देखिए, कैसा है? हाँ। नहीं, Thank नहीं, you. अरे इनको इतने ही तो महाव्यस्त आदमी इनको कहाँ से लिया? थैंक यू सो मच, आई देखिए। एम सो इंडेटेड। रमा जी, एक त्योहार है जी, और एक ऐसा फेस्टिवल जो साल में या महीने में एक बार नहीं आता है, हर रोज आता है। हाँ, इनके साथ जो इनकी जिंदा दिली है और जो इनकी पॉजिटिव थिंकिंग है वो कमाल की है। और उसके बाद जो मैं इनके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ देखता हूँ कि इनोवेशन। जी, आज की दुनिया में जो सबसे बड़ी ताकत है, पहले भी रही, इनोवेशन। नया कुछ नहीं है, नया तो इंसान के अंदर का अहंकार है कि मैंने कुछ किया, मैंने कुछ नया पैदा किया। बहुत हो चुका है हजारों सालों से भी, लेकिन उसी चीज़ को एक नए अंदाज में करना या कहना, उसे हम इनोवेशन कहते हैं, जिसमें कि ये कूट कूट के भरी। मेरी इनसे जो मुलाकात हुई है या जो दोस्ताना हुआ इनसे मेरा, वो हुआ हमारे दोनों के रूट्स राजस्थान जो हैं वहाँ के होने की वजह से। और जब हमारी मुलाकात हुई तो मैंने कहा अब आज के बाद हम कसम उठाएंगे कि कभी भी हिंदी, उर्दू या इंग्लिश में बात नहीं करेंगे। जब भी करेंगे राजस्थानी में ही करेंगे। जी, और मुझे आप करेक्ट करते जाइए, क्योंकि ये तो रही हैं, जोधपुर की जी, हैं, जयपुर की हैं। हाँ। हम लोगों का ज़रा वहाँ रहना नहीं हुआ, निकल गए हमारे जी, फोर फादर्स वगैरह। तो बहुत मज़ा आता है इनके साथ बात करने में मुझे, और बहुत सीखने को मिलता है। और जहाँ इनकी मदर ने, इनके सिस्टर्स ने, इनके माहौल ने, इनके जी। मोहल्ले ने जी, जो इनको सिखाया, जो उनको दिया, वो एक अलग बात है। बट साहब, जो रमा जी ने अपने जीवन में उतारा है, वो तो एक अपने आप में कमाल का। जी। मैम, आपकी किताबें जैसे कि बेगम बनोर खातून, फैसले, ये विमेन सेंट्रिक बुक्स हैं। इनका हाँ भी जी। स्रोत क्या सच्ची कहानियों पर है? बेगम बानो खातून और फैसले, जी, ये दो एक के बाद दो खंड हैं, हाँ। मुस्लिम औरतों पर हैं, जी, जिनके बारे में लोग ये मान के चलते हैं कि उनकी सोच कुछ नहीं है, जी, या बहुत कम लोग सोचते हैं उनके बारे में। तो मैंने वो किरदार लाए जिनमें हौसला था सही। और जो कोई फैसला कर सकती थी। जी, और इसका भी सीरियल बना और कश्मीर टेलीविजन जी, से भी चला, जी, शाबाश बेगम। तो ये वो औरतें हैं, चाहे वो बर्तन मांज रही थी, चाहे वो कलेक्टर थी, जी, अगर उन्हें कोई चीज जिंदगी में गलत लगी तो उन्होंने उसके खिलाफ फैसला लेकर दिखाया, हौसला लिया। और मुस्लिम औरतों का, जैसे राजपूत औरतों का, जी। राजस्थानी औरतों का, भाई खुद कहेंगे इनको अपनी माँ, अपनी दादी से भी याद होगी। ये भी शेखावटी की ऐसी बनिया फैमिली से हैं जहाँ बहुत ज्यादा पर्दा, बहुत ज्यादा कसावट थी। ऐसी औरतें बाहर आती हैं और वो कोई फैसला लेती तो सलाम करती हूँ। Rama Pandey, who has shown a new path to the existence of women. She has given a new outlook to the way we look at the cultural heritage of India. She is an inspiration for everyone due to her dedication and hard work. Thank you so much, ma'am, for being a part of our show. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. भैया आपने हमें बुलाया और हम चले आए। जी। जब भी बुलाएंगे फिर आएंगे देखने वालों। लव यू ऑल। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी अ डे विद सेलिब्रिटी किसी और खास मेहमान के साथ। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।